सब्सक्राइब करें महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल, बेल बटन पे क्लिक करते ही पाएं हर एक वीडियो की लेटेस्ट अपडेट। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं जीएस गुरु आपका स्वागत करता हूं महिंद्रा गुरु के यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हम लोग पहले देखे एसएससी का सीजीएल या सीपीओ कहें या सीएचएसएल कह लें, जो अभी अभी हमारे पेपर खत्म हुए हैं, सिलेबस हमने डिस्क्राइब किया जिसके पीडीएफ आपके लगे होंगे। तो सिलेबस को मैंने जितने सारे सब्जेक्ट हैं, या तो आप हिस्ट्री की बात कर लो, या पॉलिटी की बात कर लो, या इकोनॉमिक्स की बात करें, या साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, या ज्योग्राफी की बात करें, या फिर अदर्स इन द सेंस, या फिर आप इवेंट कहो, या जितने सारे मल्टीपल इवेंट हुए हैं, दैट जितने सारे इवेंट हुए हैं वो अदर्स में आ जाएंगे, चाहे स्पोर्ट्स हो या बुक्स एंड ऑथर्स हो, सबकी चर्चा हुई है, सिलेबस में डिस्क्राइब किया। अब हम लोग एवरीडे जब भी क्लासेस चलेंगी तो प्रत्येक सब्जेक्ट में टॉपिक देखेंगे और टॉपिक के साथ जो क्वेश्चंस बनेंगे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो बन सकता है प्रत्येक चैप्टर से, उसको चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए पहले देखिए आज का जो टॉपिक है हिस्ट्री। तो स्टार्ट करें हिस्ट्री का सेशंस। इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी जब सिलेबस को डिस्क्राइब कर रहे थे तो हिस्ट्री के सिलेबस को 3 भागों में डिवाइड किया स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से। एक एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास या प्राचीन भारत कहें, फिर आपके मिडावल, और तीसरा मॉडर्न। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी एंशिएंट इंडिया, दैट मीन्स प्राचीन भारत। चलिए, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग एवरीवन। स्टार्ट करें क्लास। देखिए, तो इंडस सिविलाइजेशन से पहले अगर बात किया जाए तो वैदिक सिविलाइजेशन, यानी जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज नहीं की गई थी तो उसके पहले लोग क्या मानते थे, भारतीय इतिहासकार, कि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता वैदिक सभ्यता या वैदिक सिविलाइजेशन है। बट 1853 ईस्वी में जब लाहौर में रेलवे ट्रैक बनाने का काम चल रहा था, तो रेलवे ट्रैक बनाने के लिए जब मिट्टी को खोदा जाने लगा तो उसी समय कुछ ईंटें, पुरानी इमारतें दिखाई पड़ी, जिसमें से जितने सारे लेबर थे, श्रमिक थे, उन्होंने काम को करना छोड़ दिया। बिकॉज लोगों के मन में भय हो गया, डर हो गया कि हो ना हो ये टेम्पल रहा हो पुराने समय का, या मॉस्क्यू हो, मस्जिद रहा हो पुराने समय का। दैट मीन्स कुछ भी कह नहीं सकते हैं ना। तो टेम्पल रहा हो ना हो, अगर मंदिर मिले और हम उसको कुछ नष्ट कर दें तो कुछ अनिष्ट हो जाए। इस कारण से काम को ड्रॉप कर दिया गया। लेकिन 1921 में, उसके पहले भारत में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना की गई, और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना करने के बाद भारत में उत्खनन किया गया, एक्सकैवेशन किया गया, और तब पता चला जाकर कि भारत की सबसे पुरानी सभ्यता या विश्व की पुरानी सभ्यता अगर कंटेम्पररी कहें तो कौन सा? इंडस सिविलाइजेशन। इधर क्लियर? आ रही बात समझ में? यानी इंडस सिविलाइजेशन ऑल्सो नॉन एज हड़प्पा सिविलाइजेशन, यानी सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। अब सवाल उठता है कि हड़प्पा सभ्यता ही क्यों? यानी हड़प्पा सभ्यता इसलिए क्योंकि अगर देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता में कई सारे स्थल मिले हैं। हड़प्पा मिला है, मोहनजोदड़ो मिला है, कालीबंगा है, लोथल है। तो हम मोहनजोदड़ो की सभ्यता नहीं कहते हैं, कालीबंगा की सभ्यता नहीं कहते हैं, लोथल की सभ्यता नहीं कहते हैं। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता ही क्यों कहते हैं? कभी सोचा? दैट मीन्स हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का यह रूल है कि जिस स्थल पर सबसे पहले खुदाई की जाती है उसी स्थल के नाम पर उस सभ्यता को जाना जाता है। इधर क्लियर? यानी सिंधु घाटी सभ्यता इज ऑल्सो नॉन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन बिकॉज हड़प्पा वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट्स ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। क्योंकि हड़प्पा सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग करने वाले पहले विद्वान कहें, जॉन मार्शल वाज द फर्स्ट स्कॉलर टू यूज द टर्म ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। जॉन मार्शल सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग करने वाले पहले विद्वान थे।
इंडस सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और ब्रॉन्ज एज। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल या कांस्य युगीन सभ्यता से संबंधित है। क्योंकि प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड इसलिए बिकॉज इस सभ्यता में कोई भी रिटेन एविडेंस नहीं मिला है, लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो जिसके लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं नॉन एज प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। क्योंकि लिखित साक्ष्य है भी तो हम आज तक उसे डिकोड नहीं कर पाए हैं, यानी आज तक उसे हम डिकोड नहीं कर पाए हैं। इस कारण से इसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड या ब्रॉन्ज एज, कांस्य युगीन सभ्यता। आपके क्वेश्चंस बनेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता को या इंडस सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू विच पीरियड, नॉन एज प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड या ब्रॉन्ज एज। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए मोस्ट एक्सेप्टेड पीरियड ऑफ इंडस सिविलाइजेशन फ्रॉम। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के जो पीरियड है अलग अलग इतिहासकार अलग अलग मानते हैं। कहीं मिलता है 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी, कहीं मिलता है 2300 बीसी से लेकर 1750 बीसी। लेकिन अकॉर्डिंग टू रेडियो कार्बन डेटिंग, यानी रेडियो कार्बन डेटिंग C14 के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के जो एक्सेप्टेड पीरियड हैं वो माने जाते हैं 2500 से 1750 बीसी। लेकिन जब आपके एग्जाम में पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पीरियड क्या है, तो 2350 से 1750 अगर ऑप्शन में है तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे ये सही हो जाएंगे। अगर ये ऑप्शन नहीं है तब क्या होगा 2500 से लेकर 1750 बीसी। ठीक है सर, पीडीएफ मिलेगा क्या? ऑफ कोर्स मिलेगा, क्लास कर लीजिए, क्लास के बाद आपके पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, रिफ्रेश करिए सर, साउंड सही है, आप अपने मोबाइल या सिस्टम को रिफ्रेश करिए, सही हो जाएगा। इधर क्लियर? यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो पीरियड हैं मोस्ट एक्सेप्टेड पीरियड क्या माने जाएंगे, 2500 बीसी से 1750 बीसी। जब आपके एग्जाम में पूछे जाएं अगर यह ऑप्शन है तो यह सही होगा, अगर यह ऑप्शन नहीं है तो 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी। अब कभी कभी मिलता क्या है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बीसी और एडी। बीसी और एडी में डिफरेंसेस क्या है? बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, एडी यानी एनो डोमिनो। एनो डोमिनो यानी बिफोर क्राइस्ट, दैट मीन्स कि ईसा मसीह के जन्म के पहले जो पीरियड गुजरा दैट इज कॉल्ड बिफोर क्राइस्ट, और ईसा मसीह के जन्म के बाद जो पीरियड है दैट इज कॉल्ड एनो डोमिनो। अब सवाल उठता है कि एनो डोमिनो यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद, सर महाभारत जो है सिंधु सभ्यता के बाद हुआ या पहले हुआ? देखिए ये ना पीरियड उसका अगर देखा जाए तो ये पहले की है, लेकिन जो मिलनी शुरू हुई है वो बाद। ठीक है, तो यानी एडी, तो अकॉर्डिंग टू बाइबल के अनुसार ईसा मसीह का या जीसस क्राइस्ट का जन्म 2 बार हुआ है। जब जीसस क्राइस्ट को लटकाया गया सूली पे, उसी दिन बेथलहेम में एक बच्चे ने जन्म लिया, और बच्चे ने जन्म लिया तो जितने भी ग्रेगोरियन कैलेंडर को मानने वाले हैं उन्होंने कहा कि भगवान का जन्म हो गया, ईश्वर का जन्म हो गया। इस कारण से हम वहां से एक नया पीरियड मानते हैं। दैट मीन्स जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था दोबारा, तो संभवतः माना जाता है 4 से 5 बीसी का समय रहा होगा, और इसी 4 से 5 बीसी को 1 एडी माना गया। यानी वहां से जो टाइम ड्यूरेशन है वो बढ़ना शुरू हो गया। जैसे आप लोग में से किसी का जन्म हुआ होगा 1998, आज खड़े हैं हम 2018 में, लेकिन अगर हम बुद्ध की बात करें तो बुद्ध का जन्म 563, मृत्यु 483 बीसी, यानी घटते हुए। तो ईसा मसीह के जन्म के पूर्व जितनी सारी घटनाएं घटी दैट इज कॉल्ड बिफोर क्राइस्ट। ईसा मसीह के जन्म के बाद जितनी सारी घटनाएं घटी दैट इज कॉल्ड एनो डोमिनो। एनो डोमिनो, अब क्वेश्चन पूछा हुआ है क्या आपके एग्जाम में कि एनो डोमिनो जो वर्ड लिया गया है वो कहां से लिया गया है? दैट इज कॉल्ड लैटिन वर्ड। एनो डोमिनो क्या है? एक लैटिन वर्ड है। कोई कंफ्यूजन नहीं दोस्तों, यानी बिफोर क्राइस्ट और एनो डोमिनो, एडी और बीसी में कोई कंफ्यूजन नहीं ना। चलिए बढ़ जाएंगे अब
चलिए देखिए, फिर क्वेश्चंस बनेंगे आपके कि हड़प्पा की खोज किसने की। हड़प्पा वाज डिस्कवर्ड बाय दयाराम साहनी 1921, मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट, पंजाब, पाकिस्तान। विच रिवर? दैट इज बैंक ऑफ रावी रिवर। यानी हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की। क्वेश्चन क्या आएगा कि हड़प्पा कहां पे? मोंटगोमरी जिला, एट द प्रेजेंट टाइम पाकिस्तान है। यानी हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में की गई। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। हड़प्पा किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। मोंटगोमरी जिला जो पड़ता है पंजाब में, पाकिस्तान में। फिर मोहनजोदड़ो, देखिए एक वर्ड लिखा हुआ है आपके सामने, माउंड ऑफ द डेड, जिसको हिंदी में कहते हैं मृतकों का टीला। दैट इज सिंधी वर्ड, सिंधी वर्ड। तो मोहनजोदड़ो माउंड ऑफ द डेड वाज डिस्कवर्ड बाय आर.डी. बनर्जी, राखलदास बनर्जी के द्वारा खोजा गया। कब? 1922 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो बैंक ऑफ इंडस रिवर, सिंधु नदी के किनारे। और लरकाना जिला, सिंध, पाकिस्तान। अगर आप प्रीवियस ईयर के ऑपरेशन करेंगे, अभी चैप्टर पढ़ लें, फिर हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर भी लगाएंगे और प्रीवियस ईयर के साथ साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो बनेंगे उसको भी देखेंगे। तो आप देखोगे मोहनजोदड़ो के बारे में पूछा गया क्या क्वेश्चंस कि मोहनजोदड़ो या मृतकों का टीला या माउंड ऑफ द डेड किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। इसकी खोज किसके द्वारा की गई? राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई। कब की गई? 1922 में की गई। मोहनजोदड़ो कहां? लरकाना डिस्ट्रिक्ट, सिंध, पाकिस्तान। कोई कंफ्यूजन नहीं? बढ़े आगे। चलिए देखिए, अब देखिए कैपिटल सिटीज, यानी अब भाई शहर है तो राजधानी भी रही होंगी। जब इतनी बड़ी सभ्यता है तो उनकी कैपिटल भी होंगी। तो दो कैपिटल थी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जिसे ट्विंस कैपिटल कहा जाता है। ये क्वेश्चंस पूछे गए आपके यूपीएससी में कि कौन से, अगर देखें हम, विद्वान जिसने मोहनजोदड़ो हड़प्पा को ट्विंस कैपिटल की संज्ञा दी या नॉन एज ट्विंस कैपिटल? स्टुअर्ट पिगट, नॉन एज ट्विंस कैपिटल बाय स्टुअर्ट पिगट। यानी स्टुअर्ट पिगट साहब ने हड़प्पा सभ्यता की दो राजधानी बताया, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो हड़प्पा क्या है? हड़प्पा सभ्यता के या सिंधु घाटी सभ्यता के जुड़वा राजधानी। इधर क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं है? ठीक है। सुमन कुमार, आई एम न्यू सर, मोस्ट वेलकम। लेकिन क्लास को ना कंटिन्यू रखिए, कंटिन्यू रखेंगे तब क्या होगा? अब तक हम लोग जो पढ़ रहे थे, देखिए क्या CHSL जो देख रहे थे ना, केवल और केवल हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देख रहे थे। रेलवे की जीएस की क्लास चैप्टर वाइज स्टार्ट करें। देखिए पंकज सैनी जी, अगर हम चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे, आपके जो एग्जाम है रेलवे के वो जून या जुलाई में एग्जाम हो जाएंगे। अब बताओ भाई, मार्च तो खत्म ही हो गया, अप्रैल और मई अगर चैप्टर पढ़ेंगे तो पता है अगले रेलवे की तैयारी करेंगे फिर। अरे आपके लिए तो फायदेमंद है ना, वो रेलवे में क्वेश्चंस बनाइए चैप्टर वाइज, एसएससी वाले में पढ़ लीजिए। यानी 6 से 7 हम चैप्टर पढ़ लेंगे, 10 से 11 क्वेश्चन बना लेंगे। आपके लिए तो चांदी है, दोनों तरफ फायदा है। अरे बात समझ में? चलिए, तो अब ये हो गया हमारा कैपिटल सिटीज। अब पोर्ट सिटी की बात करें, यानी बंदरगाह शहर, क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता के जो ट्रेड होते थे, व्यापार होता था, वो एक्सपोर्ट भी था और इंपोर्ट भी था। तो जब देखेंगे आगे हम इकोनॉमिक कंडीशन देखेंगे इस हड़प्पा सभ्यता का, तो इकोनॉमिक कंडीशन में डील करेंगे कि जो विदेशी व्यापार किससे होता था, किससे नहीं होता था। तो जो बंदरगाह शहर कौन कौन है? देखिए, लोथल एंड एंशिएंट एंड बिगेस्ट पोर्ट। क्वेश्चन क्या आएगा कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी बंदरगाह कौन? लोथल। फिर सुतकागेंडोर, अलादीनो, बालाकोट एंड कुंतासी, ये सब कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह थे। ठीक है सर, यूपी पुलिस के लिए तो संदीप पांडे जी, ऐसा है यूपी पुलिस में केवल आपके जो यूपी बेस्ड क्वेश्चंस है वो डिफरेंस रहेंगे, बाकी बात आप जीएस की क्लासेस यहां कर लो। ठीक है, और आप यूपी पुलिस के जो देखोगे तो महिंद्रा गुरु पे कुछ ना कुछ तो जो लगते ही है इवेंट यूपी स्पेशल। ठीक है, टाइमिंग क्या है सर? टाइमिंग 6 to 7 एवरी डे। ठीक है, देखिए अब देखिए टोटल एरिया, कुल क्षेत्रफल कितनी थी इनकी? तो 12,99,600।
एंड 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर। यानी अब तक ये ज्ञात किया हुआ नहीं, क्वेश्चन जब आता है कि कुल क्षेत्रफल कितना था तो 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर, लेकिन एट अ प्रेजेंट टाइम देखें तो ये बढ़कर हो गया 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन जब आपके एग्जाम में पूछे जाएं तो हम क्या मानते हैं ये, क्योंकि अभी भी हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है स्थल की जारी है, इस कारण से हम इसे कंक्लूड नहीं करते हैं। तो हम किसे कंक्लूड करते हैं, तो 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है सर, रेलवे की क्लासेस टाइम पर होगी। चलिए, हिंदी गुरु भी लगे हुए हैं, रेलवे क्लासेस टाइम पर होगी, जैसे आपकी जो देखिए। अब अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की क्षेत्रफल की, तो देखिए दोस्तों, इसको मान लें हम क्षेत्रफल, ये हो गया हमारा नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, और ये हो गया ये हो गया वेस्ट, और ये हो गया ईस्ट। यानी क्वेश्चन क्या आएगा, सो देखिए, हड़प्पा सभ्यता की जो वेस्टर्न साइड थी, पश्चिमी स्थल है वो कहां, तो सुतकागेन-डोर किस नदी के किनारे, बैंक्स ऑफ दासक रिवर कहां, पाकिस्तान ईरान बॉर्डर। क्वेश्चन क्या आएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो वेस्टर्न साइट है, वेस्टर्न साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन इज नॉन एज सुतकागेन-डोर। हमेशा याद रखिए कि हम बाउंड्री लाइन मानते किसको हैं, रिवर को मानते हैं। अभी आप देख लो, दो डिस्ट्रिक्ट के बीच की जो बाउंड्री है, कहीं ना कहीं कोई रिवर टच करता है। आप दो राज्य स्टेट की बाउंड्री को देख लो, कोई ना कोई रिवर टच करता है। अरे बात समझ में, यानी नदी को हम बाउंड्री मानते हैं। इस कारण से क्या माना गया कि सुतकागेन-डोर किस नदी के किनारे, दासक रिवर के किनारे है। ईस्टर्न साइड यानी ये वाली पोर्शन, तो कैसे याद रखें, वेस्ट और ईस्ट, आलमगीरपुर, हिंडन रिवर, यूपी। अब देखोगे कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है ईस्टर्न यूपी, इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं दोस्तों। ठीक है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो ईस्टर्न साइड था, पूर्वी स्थल था, आलमगीरपुर किस नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे, तो कहां, उत्तर प्रदेश में। तो ये वेस्ट और ईस्ट हो गया। अब क्या बचा हमारा, नॉर्थ और साउथ। इसको भी देख लें क्षेत्रफल में। नॉर्दर्न साइड यानी ये वाली पोर्शन और ये वाली पोर्शन, या मैप के जरिए देखें, ये वाला पोर्शन नॉर्थ और ये वाला पोर्शन साउथ। तो नॉर्दर्न साइड उत्तरी स्थल, मांडा, बैंक्स ऑफ चिनाब रिवर, जम्मू एंड कश्मीर। यानी चिनाब नदी के किनारे जम्मू और कश्मीर में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे नॉर्दर्न साइड था। साउदर्न साइड यानी ये वाली पोर्शन, दायमाबाद, परवरा रिवर, महाराष्ट्र। कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आपके बराबर बनते क्या है, ये शेप, सिंधु घाटी सभ्यता का शेप कैसा था। तो देखिए फिगर में जस्ट लाइक आपको दिखेगा, ये वाली पोर्शन जो है ये ट्रायंगुलर, यानी कैसा था सिंधु घाटी सभ्यता का, जस्ट लाइक ये वाली पोर्शन को देख के ट्रायंगुलर। आप हमेशा याद रखिए, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था, तो कैसा था, त्रिभुजाकार ट्रायंगुलर आकार था। क्षेत्रफल 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर। सर सीजीएल का नोटिस आ गया क्या, तो फ्रेंड्स ऐसा है कि तैयारी करिए, जब युद्ध होगा तभी तैयारी करेंगे। अगर ऐसा सोचने लगे इंडियन आर्मी तो क्या होगा, हालत खराब हो जाएगी। इसीलिए वी आर रेडी, हम लोग तैयार रहें। जब नोटिफिकेशन आएगा, जब एग्जाम होंगे, एग्जाम जाके दे देना है। इसीलिए फल की चिंता मत करिए, कर्म करिए, फल देने वाला एसएससी है ही। ठीक है, अब देखिए सोशल फीचर्स, सामाजिक विशेषताएं देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का, क्योंकि जितने सारे सेंटेंस हैं सब अपने आप में 2 से 3 क्वेश्चंस छुपे हुए हैं। यानी कह सकते हैं कि जितने सारे सेंटेंस सब अपने आप में क्वेश्चन छुपे हुए हैं। ऐसे इंफॉर्मेशन आपको कहीं नहीं, केवल और केवल आपके फेवरेट चैनल महेंद्रा गुरु पे। तो फर्स्ट अर्बनाइजेशन इन इंडिया, द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन वाज इट्स अर्बनाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या था, इसका नगरीकरण। आपके एग्जाम में रहेंगे क्या कि हड़प्पा सभ्यता का जो विशेषता क्या है, देखिए क्या रहेगा आपके ऑप्शन भी देख लीजिए। नगरीकरण तो है ही, रहेगा क्या, उत्खनन यानी खोज किए हुए स्थल, बट क्या नगरीकरण, इसलिए
क्योंकि इसके बाद अगर देखेंगे हम वैदिक सिविलाइजेशन पढ़ेंगे भाई, तो वैदिक सिविलाइजेशन इज अ रूरल सिविलाइजेशन, ग्रामीण सभ्यता। इस कारण से इसे कहते हैं हम लोग नगरीकरण। क्यों? क्योंकि जो पूरा का टाउन प्लानिंग सिस्टम था जस्ट लाइक अ ग्रिड पैटर्न था। ग्रिड पैटर्न यानी रोड कट्स वेल 90 डिग्री। अभी आप देख लो कि जहां कहीं भी हम कोई कॉलोनी वगैरह बसाते हैं तो भाई इधर लगभग 10 फीट की रोड छोड़ते हैं बीच में, इधर घर, फिर जहां पे मुड़ता है ये 90 डिग्री एंगल बनाते हुए, यानी एकदम सुसज्जित तरीके से। वैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे बड़ी विशेषता थी, बेस्ट फीचर्स कहें, वो क्या था? टाउन प्लानिंग सिस्टम। यानी कैसा? तो ग्रिड प्रणाली, ग्रिड यानी ऐसे बने हुए, है ना। और सबसे बड़ी जो फीचर्स थी, वेल ड्रेनेज सिस्टम, सर्वोत्तम जल निकासी व्यवस्था। इधर क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं? चलिए आगे देखिए, इक्वलिटी इन सोसाइटी, यानी उस समय की अगर समाज की बात करें, सोचिए भाई कि 2500 बीसी, यानी अभी अब देख लो 2000 एडी है, और 2500 बीसी यानी लगभग 5000 वर्ष पूर्व की बात किया जाए तो उस समय जो सोसाइटी था, इक्वलिटी था, यानी समाज में समानता की बात की जाती थी। मजा आ रहा है सेशन? तो भाई सेशन मजा आ रहा है तो लाइक बटन बढ़नी चाहिए ना। लाइक बटन बढ़ाओ, प्रेस करो लाइक पे और शेयर करिए, तभी तो पता चले ना कि मजा आ रही क्लास में। यानी सभ्यता क्या था? सोसाइटी, इक्वलिटी थी। तो जो सोसाइटी था उस समय का, वो किस पे बेस्ड था? फीमेल बेस्ड सोसाइटी। अभी देख लीजिए आप, मेल बेस्ड सोसाइटी है, पुरुष प्रधान समाज है। लेकिन इसमें क्या था कि सिंधु सभ्यता, इंडस सिविलाइजेशन वाज मातृचल सोसाइटी बिकॉज फैमिली चीफ वाज मदर। सिंधु घाटी सभ्यता मातृसत्तात्मक समाज था, क्योंकि परिवार की प्रमुख कौन होती थी? माता होती थी। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि आपके ये एग्जाम में बराबर पूछे जाएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता या सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था? तो कैसा था? फीमेल बेस्ड सोसाइटी, यानी मातृचल सोसाइटी, दैट मींस मातृसत्तात्मक समाज। तो अब सवाल उठता है कि रिटेन में कुछ मिला नहीं है। जब रिटेन में नहीं मिला है तो अब ये बताओ कैसे मान लें हम कि मातृसत्तात्मक समाज है? तो जो भी मूर्तियां मिली हैं, उसमें से मैक्सिमम जो है वो फीमेल गॉडेस का है। इस कारण से जब फीमेल गॉडेस का है तो हम कह सकते हैं वी नॉट दैट कि समाज में फीमेल गॉडेस यानी फीमेल को उच्च दर्जा प्राप्त था। इस आधार पे कह सकते हैं कि समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक। ठीक है, चलो अब देखिए नेक्स्ट, बढ़ आगे। देखिए इकोनॉमिक फीचर्स, आर्थिक विशेषताएं। एक क्वेश्चन आपके बनेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो आर्थिक विशेषताएं क्या थी? तो मेन ऑक्यूपेशन वाज एग्रीकल्चर। क्योंकि हमेशा याद रखिए आपके एग्जाम में क्या रहेंगे, देखो अभी कहा क्या कि ये टाउन प्लानिंग सिविलाइजेशन है, नगरीकरण है, तो ना ध्यान क्या रहता है कि नगरीकरण है तो ट्रेड पे चला जाता है ध्यान हमारा। लेकिन भाई एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी था वो, यानी जो मुख्य विशेषता थी, मुख्य व्यापार था, वो क्या था? एग्रीकल्चर। तो ट्रेड डिपेंड ऑन बार्टर सिस्टम। अब अभी क्या है कि हमें कुछ सामान चाहिए, प्लास्टिक मनी, क्रेडिट कार्ड या पेपर मनी या क्वाइनेज, जो भी व्हाट एवर निकाले, मार्केटिंग करके चले आए। भाई उस समय काफी बहुत कष्ट था। लाइफ क्या कष्ट था? दैट मीन्स पैसा तो, मनी तो है नहीं। अब मनी है नहीं तो फिर हमें सामान चाहिए, वस्तु चाहिए, तो कैसे चलेंगे? दैट मीन्स गुड्स एक्सचेंज गुड्स। अब हमें चावल चाहिए और हमारे पास गेहूं है, तो हम ऐसे लोग को ढूंढेंगे जो हमसे गेहूं ले और चावल दे। सोचो भाई अगर ऐसा भी हो जाए, हमें मान लो कि कोई बढ़िया कंपनी की मोबाइल खरीदनी है, हमारे पास लैपी पड़ा हुआ है, हम पूरा लखनऊ, पूरा यूपी, पूरा हैदराबाद, पूरा भारत घूम जाएंगे कि हम ऐसे लोग ढूंढें हमारी लैपी लो और मोबाइल दो। भाई काफी कष्ट है लाइफ में। अरे बात समझ में? उस समय था ये, यानी उसी को कहते क्या है? वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स, वस्तुओं के आदान प्रदान का माध्यम।
फिर एक क्वेश्चन क्या बनेगा कि जब मेन ऑक्यूपेशन वाज एग्रीकल्चर, तो उस समय की जो फसलें थी वो कौन सी मुख्य फसलें थी। देखिए कभी कभी आपके ऑप्शन में दोनों रहे तो कोई कंफ्यूजन नहीं, या अगर अलग अलग रहे व्हीट या बार्ली तो क्या होगा व्हीट। यानी जो मुख्य फसलें क्या थी, गेहूं और जौ मेन फसल था। ठीक है सर, कहीं कहीं उद्योग देता है, वही तो कहा कहीं कहीं उद्योग देता है, लेकिन अब जब भी ये दोनों रहे ऑप्शन में तो एग्रीकल्चर, अगर एग्रीकल्चर नहीं है दोस्त तो क्या हो जाएगा, ट्रेड हो जाएगा। ठीक है देखो, अब देखिए ट्रेड या कॉमर्स, व्यापार वाणिज्य की बात करें तो मैंने कहा विदेशी व्यापार भी होता था, तो फॉरेन ट्रेड विथ मेसोपोटामिया और सुमेरियन। अब क्वेश्चंस क्या है देखिए, मेसोपोटामिया की सभ्यता को वर्तमान समय में किस नाम से जानते हैं, मॉडर्न इराक के नाम से, या कह सकते हैं कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन वाज कंटेम्पररी सिविलाइजेशन ऑफ इंडस वैली। यानी मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यता थी, तभी तो दोनों में व्यापार होता था। ठीक है सर, पीडीएफ मिलेगा क्या, ऑफ कोर्स मिलेगा, पहले क्लास कर लीजिए सचिन जी, इसके बाद फिर आपके पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगे। यानी मेसोपोटामिया या सुमेरिया की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की कंटेम्पररी सभ्यता थी, जिसके साथ विदेशी व्यापार होता था। तो विदेशी व्यापार किससे होता था, ऐसा तो नहीं है कि आज के ऐसा फ्लाइट है, कार्गो है, हमने माल को लॉड किया चले गए, तो होता था कैसे, जो हमने पहले देखा पोर्ट सिटीज, यानी बंदरगाह के जरिए विदेशी व्यापार हुए जाते थे, और देश के अंदर जो व्यापार होता था वो किससे, तो ब्लू कार्ट यानी बैलगाड़ी। एक मूवी आई थी मैं हूं मोहनजोदड़ो, देखे होंगे कि मोहनजोदड़ो में लोग व्यापार करने जाते थे कैसे, बैलगाड़ी के जरिए, और जो विदेशी व्यापार होता था सिंधु में नावें चलती थी ना, यानी विदेशी व्यापार तो पोर्ट के जरिए और देश के अंदर व्यापार बैलगाड़ी के जरिए। ठीक है देखिए आगे, एक्सपोर्ट जो होता था तो क्या, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, कॉटन गुड्स, रेड पोएट्री पेंटेड विद डिजाइन इन ब्लैक, यानी जो बर्तन होता था वो मिट्टी के बर्तन थे, तो लाल रंग के बर्तनों जिसे रंगा जाता था ब्लैक कलर से। अब देखिए प्रोडक्शन ऑफ कॉटन, ये टर्म आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन ऑफ कॉटन की बात करें तो इंडस सिविलाइजेशन वर द फर्स्ट सिविलाइजेशन टू प्रोड्यूस कॉटन इन द वर्ल्ड। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व में कपास का उत्पादन करने वाली पहली सभ्यता थी। यानी अब सोच लीजिए भाई कि भारत वर्ल्ड में क्या क्या चीज दिया है। जीरो को बात करें तो जीरो भी कहां से, यहीं से यानी कपास का प्रोडक्शन सबसे पहले कहां, भारत में, तो भारत में कहां, इंडस सिविलाइजेशन। इधर क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। सर वो ट्रेड किस कंट्री से करते थे, अंकिता शर्मा, देखिए अभी तो कहा आधुनिक इराक, यानी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन वाज कंटेम्पररी सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है सर, क्लास की टाइमिंग क्या है, 4 से 5 रीजनिंग, 5 से 6 आपके इंग्लिश, 6 से 7 जीएस और 7 से 8 आपके मैथ्स गुरु जुड़ेंगे। सारे सब्जेक्ट आपके लिए क्लियर। ठीक है देखिए अब रिलीजियस फीचर्स, धार्मिक विशेषताएं, टेंपल वाज नॉट फाउंड। मूवी देखे होगे तो मूवी देखोगे याद होगा, मंदिर नहीं मिलता है, पेड़ के नीचे मूर्तियां बनी हुई होती है, यानी मंदिर का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, और जो भी पूजा अर्चना की जाती थी तो कहां, ट्री के नीचे। अब फिर क्वेश्चन क्या आएगा कि भैया किसकी पूजा की जाती थी, जो मुख्य देवता थे, मुख्य भगवान कौन, मदर गॉडेज। अभी कुछ देर पहले ही कहा कि सबसे ज्यादा मदर गॉडेज मिली है, जिसको हम लोग मातृदेवी या शक्ति कहते हैं। क्वेश्चन रहेगा कि जो मुख्य देवी कौन हो सकता, मदर गॉडेज ना दे के ऑप्शन क्या दे दे, मातृदेवी या शक्ति या मुख्य देवता। लेकिन पशुपति महादेव की भी चर्चा की गई है, तो पशुपति महादेव जो मिले हैं किस रूप में, तो शिवलिंग जिसको हम लोग कहते हैं, शिवलिंग के रूप में, यानी लॉर्ड ऑफ एनिमल्स जिसको पशुओं का देवता कहा गया है, यानी प्रोटो शिव, दैट मीन्स आद्य शिव के रूप में। तो कह सकते हैं दोस्तों कि सबसे पहले अगर शिव की चर्चा की गई है तो कहां, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। फिर देखिए नेचर वर्शिप, प्रकृति की पूजा, तो प्रकृति की पूजा देखिए रिवर की पूजा हो ही रही है, सिंधु माता कहता है ना, तो वो प्रकृति के अंदर।
पेड़ की पूजा हो ही रही है, वो भी प्रकृति के अंदर। सर्प की भी पूजा की जाती थी, वो भी प्रकृति के अंदर। यानी नेचर वर्शिप था, प्रकृति की लोग पूजा करते थे। और क्या क्या होता था सो देखिए, जो मुख्य रूप से देखा जाता था, देखिए ये यूनिकॉर्न, एक श्रृंगी गैंडा, मूवी देखोगे देख तो एक श्रृंगी गैंडा एक ताबीज के रूप में यूज किया जाता था। यानी क्वेश्चन क्या रहेगा कि जो फेमस एनिमल जो था वो यूनिकॉर्न, और एक था हम्पर्ड बुल यानी कुबड़ वाला बैल। तो देखते हैं कभी कभी अभी भी बहुत सारे लोग मिल जाते हैं जो बैल के ऊपर थोड़ा सा कुछ कुबड़ बना हुआ था, लोग साधु लोग निकल जाते हैं लेके। यानी अब सोच लीजिए कि प्राचीन सभ्यता थी, अभी भी उस सभ्यता के कई सारे गुण हमारे आज की सभ्यता में मिलते हैं। अब देख लीजिए ट्री वर्शिप, पीपल, अभी भी हम लोग क्या करते हैं, पीपल हमारे लिए पूजनीय माना जाता है। इसको भी हम किस में मान लें, नेचर में मान लें, ठीक है। फिर देखिए फायर वर्शिप, तो पीपल की भी पूजा की जाती थी क्या, ऑफकोर्स की जाती थी अरुण गुप्ता जी, ठीक है। और फायर वर्शिप, अब हवन कुंड पाए गए हैं तो कहां से पाए गए हैं, कालीबंगा से। क्वेश्चन क्या रहेगा कि हवन कुंड का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में कहां से मिलता है, कालीबंगा से मिलता है। आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए कि कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता में या एट अ प्रेजेंट टाइम कालीबंगा किस स्थान में है, ठीक है। चलिए, क्लास कब से चल रही है सर? सर आपके क्लास 1 हुए हैं जिसमें से केवल हमने जीएस के सिलेबस की चर्चा की। आज आपकी सेकेंड क्लास है जिसमें हम लोग देख रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशंस। संदीप पांडे जी बसहा बैल, वेरी गुड। हम्पर्ड बुल को हम लोग बसहा बैल बोल सकते हैं, ठीक है। सर कितने हिस्ट्री क्लास होगा? तो पीडीएफ पढ़ी होंगी आपके सिलेबस की पीडीएफ के लिए लिंक लगा है, आप सिलेबस को देखिए। इसके बाद डिटेल रूप से मैंने उस दिन बताया कि हिस्ट्री के कितने सारे चैप्टर हैं, उसको देखेंगे, ठीक है। देखिए अब आ जाए कल्चरल फीचर्स, सांस्कृतिक विशेषताएं। पोइट्री, मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं, मोतियों का इस्तेमाल होता था गहनों में। तो फ्रेंड्स ओर्नामेंट्स जो है, जैसा भी देखते हो कई सारे बॉयज कई सारे फैशन करते हैं। उस समय के पुरुष फैशन के शौकीन थे। कानों में बालियां मिल जाती है, साक्ष्य मिलता है। और महिलाएं जो थी उस समय लिपस्टिक भी लगाती थी, लिपस्टिक का भी साक्ष्य मिलता है। तो देखेंगे आगे कि लिपस्टिक का साक्ष्य कहां से मिला है। क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में लिपस्टिक के साक्ष्य कहां से मिले हैं, ठीक है। और मोतियों का इस्तेमाल होता था, तो मोतियों का इस्तेमाल पुरुष भी पहनते थे, अभी भी पहनते हैं ना। और हनुमानगढ़ राजस्थान, वेरी गुड। यानी कालीबंगा कहां, तो राजस्थान। कालीबंगा को कहते, कालीबंगा इज नॉन एज विच अदर नेम, कालीबंगा को किस दूसरे नाम से जानते हैं, चलिए ठीक है। और स्कल्पचर्स, कई सारी मूर्तियां भी पाई गई हैं। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, फ्रेंड्स ये जो टॉपिक है इससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके बनेंगे। यानी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ इंडस सिविलाइजेशन के क्वेश्चंस को जानने के लिए आप महिंद्रा गुरु के साथ बने रहिए, ठीक है। यानी हड़प्पा तो पहले ही देखा, हड़प्पा किस नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। किसने खोज की, 1921 में। काली चूड़ियां, वेरी गुड। यानी काले रंग की चूड़ियां पाई गई है, इस कारण से उसे काली बंगन, काली मतलब काला, बंगन यानी देखते हैं यानी कंगन, इस कारण से उसे हम लोग बोलते हैं क्या, काली बंगा, ठीक है। वेरी गुड, थैंक यू। अब एक क्वेश्चन आएंगे, देखिए सिमेट्री, यानी हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से कब्रिस्तान पाए गए हैं, सिमेट्री पाए गए हैं। तो एच सिमेट्री, नाम क्या है, R37। अब आपके क्वेश्चंस में सिमेट्री से क्वेश्चंस पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे। फिर देखिए 6 ग्रेनरीज आउटसाइड ऑफ द फोर्ट, किले के बाहर 6 धन्यगार पाए गए हैं। धन्यगार की जगह पे लिखा हुआ मिलेगा आपको अन्नागार, अन्नागार यानी अनाज का भंडार। तो हो सकता है 6 है ना, 6 × 6 ईस्ट साइड और 6 ईस्ट साइड, यानी कितने टोटल, 12। इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि कई सारे बच्चे कहेंगे सर 12 है, तो 12 किधर, 6 आपके राइट और 6 लेफ्ट। फिर और क्या मिला है, देखिए कॉपर मेड मिरर। देख लीजिए दोस्तों कितने लोग टैलेंटेड थे उस समय कि जो दर्पण है वो तांबा निर्मित है। और वैनिटी बॉक्स, यानी महिलाएं जो अपनी
ऑर्नामेंट्स के सामान या मेकअप के सामान जो रखा करती थी वो वैनिटी बॉक्स कहां से पाया गया? हड़प्पा से पाया गया। अब तो भाई वैनिटी बॉक्स मत कहिए और वैनिटी कार कहिए या वैनिटी बॉक्स बस कहिए, क्योंकि जितने सारे बॉलीवुड मूवी देखते हो सब अपने अपने जितने सारे एक्टर एक्ट्रेस हैं सब अपने अपने वैनिटी बॉक्स लेके चलते हैं। ठीक है, यानी वैनिटी बॉक्स कहां से पाया गया? हड़प्पा से पाया गया। इधर क्लियर? चलिए सर, उस समय हाथों में पहनने वाली चूड़ियों को ही काली बंगा कहते थे क्या? देखिए दोस्तों, ऐसा है कि जो कंगन मिला है वो काले रंग की मिट्टी से बनाया गया है, इस कारण से उसे काली बंगा कहते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखिए मोहनजोदाड़ो या मोहनजोदड़ो, द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। ये क्वेश्चंस आपके कई बार पूछे गए और पूछे जाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन? मोहनजोदड़ो। किस नदी के किनारे? इंडस नदी के किनारे। कब खोज की गई? 1922 में खोज की गई। किसके द्वारा की गई? राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई। अब जो आपके मिले हैं स्टैच्यू ऑफ डांसिंग गर्ल, जो बना हुआ किससे? ब्रॉन्ज मेड, कांच से निर्मित, यानी एक नृत्य करती लड़की की प्रतिमा जो किससे बनी हुई है? ब्रॉन्ज मेड। देखिए ये ना जस्ट लाइक नटराज की तरह है, यानी शिव का जो रूप देखें तो इसीलिए कहते हैं हम लोग शिव का जो आद्य रूप है वो सबसे पहले कहां मिला? सिंधु घाटी सभ्यता में। हाउ कैन आई गेट द पीडीएफ? आफ्टर क्लास आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, यानी नटराज का क्वेश्चंस अगर ये ना पूछे, क्वेश्चंस कैसे आएगा कि नटराज की आद्य रूप या शिव के जो आद्य रूप पाए गए हैं मोहनजोदड़ो से। ठीक है, फिर देखिए द ग्रेट ग्रेनरी, विशाल धान्यगार या कहें अन्नागार। कोई कंफ्यूजन नहीं? चलिए बढ़िया आगे। अब लाइक नटराज, आशुतोष गुप्ता, वेरी गुड। वही तो कहा जस्ट लाइक नटराज की तरह। कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि नटराज शिव का जो रूप है, भारत में एक जगह नटराज का मंदिर है। मैं आपको कुलू दे दूं, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के किस शहर में नटराज मंदिर है? ठीक है, चलो। द ग्रेट बाथ, द लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ सिविलाइजेशन। अब देखिए दोस्तों, यह था द लार्जेस्ट साइट, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल। और यह क्या है कि द लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ सिविलाइजेशन, यानी वो था सबसे बड़ा स्थल। यह क्या है? सबसे बड़ी बिल्डिंग, जो विशाल स्नानागार या सभ्यता का सबसे बड़ा भवन। अब सवाल उठता है सर, सभ्यता का सबसे बड़ा भवन था तो स्नानागार था, लोग क्या करते थे, कब नहाते थे? जस्ट लाइक कहें हम स्पिरिट, यानी रीति रिवाज। अभी देख लो, कई सारे पवित्र स्थल जाओगे तो एक कुंड बना हुआ होता है जहां हम डुबकी लगाते हैं, डुबकी लगाने के बाद ही हम टेंपल की ओर जाते हैं। तो जस्ट लाइक वैसे ही ये एक लैक की तरह, झील की तरह बना हुआ था। अब यहां पे ना एक कुआं थी, इस कुआं से पानी डाला जाता था इसमें, और एक मेनहोल बना हुआ था इधर, इस मेनहोल से पानी निकाला जाता था प्यूरिफाई के लिए। और यहां पे कुछ ऐश यानी राख पाए गए हैं। तो राख पाए जाने से यह पता चलता है कि लोग यहां पे स्नान करते होंगे रीति रिवाज के अनुसार, और धूप अगरबत्ती जलाने के बाद जो राख बची होगी वही राख है। ठीक है, यानी लोग यहां पे पारंपरिक तरीके से लोग स्नान करते थे और पूजा पाठ करते थे। देखिए ये जो लेंथ और विड्थ, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सीजीएल के साथ सीपीओ, क्योंकि ये जो लंबाई और चौड़ाई जो क्वेश्चंस है ये आपके यूपीएससी में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्योंकि बार बार कहेंगे, क्योंकि सीजीएल या सीपीयू जो है वो अब धीरे धीरे क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो जो कभी यूपीएससी पूछा करता था फॉलो करने लगा इसको। तो जो लेंथ और ब्रीथ है वो आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो लंबाई और चौड़ाई कितना? 11.88 मीटर लेंथ, 7.01 मीटर विड्थ चौड़ाई, और गहराई देखें या डेप्थ देखें कितना? 2.43 मीटर की। कोई कंफ्यूजन नहीं? इधर क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं ना? चलिए अब आ जाए कालीबंगा, जो आपके अभी चर्चा कर रहे थे हम लोग। तो कालीबंगा कहां? राजस्थान। और यहां से बैंगल फैक्ट्री पाई गई है, चूड़ी का कारखाना पाया गया है। तो कालीबंगा यानी काली
दैट मीन्स ब्लैक कलर, बंगा यानी कंगन, यानी काले रंग की चूड़ियां पाए जाने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया, कालीबंगा। कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है कालीबंगन, इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं। फिर देखिए जो अग्नि वेदिका है वो पाए गई हैं, तो 7 सीरीज ऑफ फायर अल्टर्स, यानी 7 श्रृंखलाओं की अग्नि वेदिका। हो सकता है कि बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा हो और लोग बैठे होंगे, ये 7 बना होगा अग्नि वेदिका की। तो जब आप क्वेश्चंस रहे कि 7 सीरीज ऑफ फायर अल्टर्स कहां पाए गए हैं, अग्नि वेदिका, क्योंकि अग्नि वेदिका लोथल से भी पाई गई है, आगे हम चर्चा करेंगे। तो अगर दोनों ऑप्शन है तो बड़े गड़बड़ हो जाएंगी। तब सेटर क्या करेगा, 7 सीरीज ऑफ फायर अल्टर नाम देगा। ठीक है, क्वेश्चंस नहीं होगा क्या सर, प्लीज आंसर। तो भाई पहले चैप्टर पढ़ लो, चैप्टर क्लियर हो जाए, इसके बाद क्वेश्चंस, क्योंकि CHSL में हम लोग केवल क्वेश्चंस देख रहे थे, तो क्वेश्चंस देख रहे थे उसमें से गड़बड़ हो जा रही थी सर चैप्टर, तो पहले चैप्टर पढ़ लीजिए, इसके बाद फिर क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखिए पिक्टोग्राफिक स्टाइल, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट दिस चैप्टर, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का जो लिपि है वो पिक्टोग्राफिक स्टाइल में पाई गई है। मैंने क्या कहा, रिटेन तो है लेकिन आज तक हम इसे डिकोड नहीं कर पाए हैं। तो अब सवाल उठता है सर पिक्टोग्राफी क्या है। तो अभी हम लोग टेक्निकल युग में जीते हैं। अभी देखें व्हाट्सएप देखें, फेसबुक देखें, हमें सामने वाले से बात नहीं करना होता है, फिर भी कुछ रेड वाला साइन बना के भेज देते हैं, दैट मीन बंदा काफी गुस्से में है, समझ जाते हैं। स्माइली वाला बना के दे देते हैं, दैट मीन समझ जाते हैं कि बंदा खुश है। यानी पिक्टोग्राफिक यानी क्या हो गया कि भाव चित्रात्मक, उस चित्र के भाव को देखकर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये चीज क्या थी। इधर क्लियर, क्योंकि क्वेश्चंस आएंगे आपके कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो कैसा, पिक्टोग्राफिक, दैट मीन्स भाव चित्रात्मक। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं बुस्टोफेडन शैली। ये कैसे शैली थी, देखिए, यानी लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, बंदे ने लिखना शुरू किया, ऐसे लिखा, ऐसे लिखा, ऐसे लिखा, ऐसे लिखा, जहां खत्म हुआ फिर वहीं से शुरू हो गए। अगर लेफ्ट से शुरू हुआ राइट गए, फिर राइट टू लेफ्ट, फिर लेफ्ट टू राइट, भाई बहुत मुश्किल है ऐसा लिखना। ठीक है, और कॉपर ऑक्स, तांबे के बैल का साक्ष्य मिला है, और कुछ भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, एविडेंस ऑफ अर्थक्वेक। क्योंकि जितने सारे जो वर्ड सेंटेंस हैं सब अपने आप में क्वेश्चंस हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं, बढ़ जाए आगे। देखिए ये आपके आज का लास्ट स्लाइड, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ चीजें बची रहेंगी, हम इसे कंटिन्यू करेंगे कल, और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे प्रीवियस ईयर के, और फिर इसके साथ जितने सारे क्वेश्चंस बनेंगे। बट इससे पहले क्लियर करें, एक्सप्लेन करें। तो कालीबंगा से और क्या क्या पाए गए हैं, वुडन प्लफ, लकड़ी के हल का साक्ष्य, और जूते खेत, प्लफ फील्ड। ये आपके क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में जूते हुए खेत का साक्ष्य या एविडेंस ऑफ प्लफ फील्ड कहां से पाया गया है, कालीबंगा, जो कहां, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। फिर ऊंट की हड्डी पाई गई है, कैमल्स बोन, यानी कह सकते हैं कि उस समय ऊंट का साक्ष्य मिला है। फॉरेन अटैक, भैया पहले चैप्टर तो कंप्लीट हो, इसके बाद देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का नष्ट कैसे हुआ है। ठीक है, यानी लोअर फोर्टिफाइड टाउन, कम सुरक्षा वाले शहर, यानी निचला शहर। दो चीज भागों बटी थी, एक था गढ़ और एक था निचला शहर। तो गढ़ था, मूवी देखोगे मोहनजोदड़ो याद होगा, जो गढ़ था वो ऊंचे स्थल पर बना हुआ था, बसा हुआ था, और जो निचला शहर था जो छोटे छोटे मकान बने हुए थे जहां पे लेबर क्लास के लोग रहते थे। तो जो निचला शहर है, लेबर क्लास के लोग जो रहते थे, वो कहां से पाया गया है, कालीबंगा से पाया गया है। इधर क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। सर सिंधु घाटी सभ्यता क्या भारत की पहली सभ्यता थी? ऑफ कोर्स भारत की पहली सभ्यता थी यार, कोई कंफ्यूजन ही नहीं, तो क्लास के बिगिनिंग में ही कहा। ठीक है, चलो एक लाइक तो बनता है, तो भैया लाइक करो और शेयर करो, तभी तो नॉलेज बढ़ेगी लोगों को। कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए सर और बताइए, चलिए आगे चर्चा करेंगे कि कम सुरक्षा वाले शहर कहां पाए गए हैं, और गढ़ी जो है या जो उच्च शहर है वो कहां पाए गए हैं। मिट्टू नेक्स्ट क्लासेस। इधर क्लियर। चलिए तो आज का क्लास यहीं तक,
अगर क्लास पसंद आया हो तो भाई लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। और बने रहिए महिंद्रा गुरु के साथ, क्योंकि अभी जुड़ेंगे आपके मैथ्स गुरु। तब तक गुड इवनिंग, थैंक यू, बाय बाय। सब्सक्राइब करें महिंद्रा गुरु YouTube चैनल, बेल बटन पर क्लिक करते ही पाएं हर एक वीडियो की लेटेस्ट अपडेट।